हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है वो अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ पे है। एंड ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एमकॉम एंट्रेंस एंड हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने बताया था कि हम 50-50 क्वेश्चंस करके शीट्स अपलोड करेंगे एंड ये जो 50-50 क्वेश्चंस है ना, ये सारे चैप्टर से रिलेटेड होंगे। बेसिक चैप्टर से मैं स्टार्ट करें, आफ्टर दैट हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट तक चलेंगे। क्लियर? चलो, हमने लास्ट क्लास अपलोड कर दी थी 50 क्वेश्चंस की। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं कवर की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से वो क्लास आप कवर कर सकते हो। उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द वर्ड माइक्रो वॉज फर्स्ट यूज्ड इन इकोनॉमिक्स बाय। हमने बताया है कि चाहे माइक्रो की बात करो चाहे मैक्रो की, रैगनर फ्रिश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ फंक्शन रिफर्स टू। फंक्शन बेसिकली ये बताता है कि दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, उनके बीच का क्या रिलेशनशिप है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी, द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Next, the validity of an economic theory is judged by its power to explain an economic phenomenon, predict the course of an economic phenomenon, prove or disprove a hypothesis or reveal the economic laws. Basically जो validity है economic theory की, इसमें इतनी पावर होती है ना कि ये जज कर सके एंड एक्सप्लेन कर सके किसी भी इकोनॉमिक फिनोमिनन को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बेसिकली हम लोग किसकी बात करते हैं, स्केर्सिटी एज वेल एज चॉइस। नेक्स्ट, टू whom डू यू एट्रीब्यूट द ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? पॉल सैमुएल्सन, क्योंकि ग्रोथ की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉल सैमुएल्सन। नेक्स्ट, द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु coined द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, रैगनर फ्रिश। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने शीट में क्वेश्चन कितनी बार इंक्लूड किया है, तो हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखोगे ना बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा किससे डील करता है? किसी एक पर्टिकुलर या कह सकते हैं इंडिविजुअल यूनिट से। क्लियर? तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यस। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यस। देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फैक्टर की बात कर रहा है, आइदर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा है और इकोनॉमिक वेलफेयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, प्रोफेसर रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज, नो डाउट इनकी डेफिनेशन किस पे बेस्ड है? स्कैरसिटी डेफिनेशन। नेक्स्ट, अ थ्योरी इज an assumption, a validated hypothesis and if then proposition a hypothesis. Correct answer क्या होगा? B, a validated hypothesis. Next, the book Principle of Economics was written by, Principle of Economics किसने लिखा था? मार्शल ने। Next, एवरेज रेवेन्यू इज, अगर एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो सीधे सीधे टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस क्या होता है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, अ प्रपोजिशन द वैलिडिटी ऑफ विच इज टू बी टेस्टेड। नेक्स्ट, इन द क्लासिकल सिस्टम द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय। क्लासिकल सिस्टम मतलब हम लोग किसकी बात करें बेटा? हम लोग बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ सॉल्व किया जाता है बाय प्राइस मैकेनिज्म। क्लियर? अगर यही सोशलिस्ट इकोनॉमी पूछता तो हम लोग आंसर क्या करते हैं? सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट, ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज कंसर्न विद। ग्रोथ डेफिनेशन बेसिकली किस पे बेस्ड होती है? स्कैरसिटी पे, वेल्थ पे, वेलफेयर पे? नहीं, इन तीनों की अलग अलग डेफिनेशन है। ये बेसिकली किस पे बेस्ड होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ पे। नेक्स्ट, अ मार्केट इज, मार्केट मतलब बेसिकली एक ऐसी प्लेस जो कि ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, बट वहाँ बायर एंड सेलर मीट करे। क्लियर? तो देखो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इसमें कह रहा है कि ज़रूरी है कि कोई मीटिंग प्लेस हो, एंड बी में देखो डज नॉट नेसेसरली रेफर टू अ मीटिंग प्लेस बिटवीन बायर एंड सेलर। आज की डेट पे सब लोग ऑनलाइन परचेज करते हो, तो ऑनलाइन परचेज के लिए क्या कोई प्लेस होनी चाहिए? मीटिंग प्लेस? नहीं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, the curve showing the possibilities of production of desired good is known as production possibility curve.
द एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑब्टेन बाय, अब देखो अगर AFC पूछा है तो सिंपली TFC डिवाइडेड बाय Q हो जाएगा, यही ABC पूछा होता तो TVC डिवाइडेड बाय Q हो जाता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा A। नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली इज, अब देखो क्या कह रहा है, एवरेज रेवेन्यू कर्व किसमें, मोनोपोली में। अगर हम लोग मोनोपोली का कर्व जानते हो तो सिंपली इस तरीके से बनता है ना, चाहे आप AR की बात करो चाहे आप MR की बात करो, ये दोनों ही क्या होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर, किस मार्केट में, मोनोपोली में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा B, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 68 के बाद हम लोग सीधे 76 पे आए हैं, क्योंकि बीच के जो क्वेश्चंस है ना 8 क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे CA फाउंडेशन की बात करें, चाहे CMA फाउंडेशन की बात करें, चाहे MCOM एंट्रेंस की बात करें, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, तो वो हमने स्किप कर दिए हैं। अब हम लोग डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। अगेन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट अ फंक्शन। एनालिसिस ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल भी है, एंड एडवाइस ऑन प्राइमरी कमोडिटीज भी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा D, कि इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो फंक्शन ना हो। नेक्स्ट, बेसिक इकोनॉमिक टूल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंक्लूड, बेसिक इकोनॉमिक टूल्स की बात करा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट येस, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल येस, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल येस, ये सब का सब ये इंक्लूड करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट, basic economic tools of managerial economics does not include principle of time perspective, equimarginal principle, incremental principle। बेसिकली ये तीनों ही प्रिंसिपल ये इंक्लूड करता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा D, none of these। नेक्स्ट, डैश प्रिंसिपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। देखो जब भी हम लोग बात करते हैं वर्ड मार्जिनल की, तो मार्जिनल मतलब हमेशा क्या होता है, इंक्रीमेंटल, जो एक पर्टिकुलर यूनिट के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा C, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। नेक्स्ट, analysis of long run and short run effects of decisions on revenue as well as cost is based on, अब देखो बेसिकली लॉन्ग रन और शॉर्ट रन किस पे बेस्ड होता है, टाइम पे बेस्ड होता है ना। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा A, प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, डैश इन इकोनॉमिक्स मीन्स डिमांड बैक्ड अप बाय इनफ मनी टू पे द गुड्स डिमांडेड। बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिमांड, अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट की डिमांड करें तो हम ये मान करके चलते हैं कि हम उसकी डिमांड करने लायक हैं, मतलब जितना पेमेंट उसके लिए करना है हम वो पेमेंट कर सकते हैं, उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस खड़े होकर के देख के सोच रहे कि हाँ ये हमको खरीदना है, नहीं, हम उसको खरीदने के लायक भी होने चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिमांड। नेक्स्ट, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटीज कॉल्ड नो डाउट यूटिलिटी। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स desire backed by purchasing power is known as demand. The demand has three essentials: desire, purchasing power and willingness to purchase, कि हमारा मन भी होना चाहिए खरीदने का, ये नहीं कि बस आप खड़े खड़े सोचोगे कि हमको ये चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, means an attempt to determine the factors affecting the demand of a commodity or service and to measure such factors and their influences. डिमांड प्लानिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड एस्टिमेशन, बेसिकली पूरी की पूरी प्रोसेस किसको बताती है, डिमांड एनालिसिस को। नेक्स्ट, डैश इज नोन एज अ फर्स्ट लॉ इन मार्केट, लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर्स प्लस डैश प्लस विलिंगनेस टू पे, सप्लाई, यूटिलिटी, वांट, परचेजिंग पावर। करेक्ट आंसर क्या होगा D, परचेजिंग पावर, मतलब हमारा मन होना चाहिए खरीदने का, हमारे पास उतने पैसे होने चाहिए, दैट इज परचेजिंग पावर, एंड हम रेडी हो उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सो दैट हम उस पर्टिकुलर गुड को परचेज कर सके। क्लियर। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा C, प्राइस। The relationship between price and quantity demanded is always inverse, और हम कह सकते हैं नेगेटिव, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, और एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, डैश मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। डिमांड फंक्शन, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, D, दैट इज डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन, किस किस का फंक्शन होता है, प्राइस ऑफ गुड, इनकम, टेक्नोलॉजी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस,
प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड यू किससे स्टैंड करता है, यू स्टैंड करता है फॉर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड अदर्स। क्योंकि बेसिकली अगर आपको ये ना पता हो, जैसे यू कई लोग इसको सी से भी डिनोट करते हैं, बट जनरली हम लोग को पता है कि 5 ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, इन द अबव फंक्शन द लेटर पी एस स्टैंड फॉर नो डाउट प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, या हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम सब्सटीट्यूट्स ले रहे हैं। इन द अबव फंक्शन द लेटर वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। इन द अबव फंक्शन द लेटर टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बेसिक अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट इंक्लूड। अब देखो ये कह रहा है कि क्या इंक्लूड नहीं करता। बेसिक अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ इतना ही है कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा, एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा। देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इनकम शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। देयर शुड बी नो सब्सटीट्यूट फॉर द कमोडिटी। अगर हम सबने डिमांड एकदम प्रॉपरली पढ़ा है तो उसमें यही चीज़ बताई गई है कि डिमांड का एक प्राइस के साथ रिलेशन होता है और एक अदर फैक्टर्स के साथ रिलेशन होता है। जब वो प्राइस के साथ चेंज होता है ना, तब हम उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि बाकी फैक्टर्स क्या होंगे, रिमेन कॉन्स्टेंट, तभी प्राइस के साथ हम उसका रिलेशनशिप बता सकते हैं। तो उस केस में जिस टाइम पे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, दैट इज प्राइस एंड डिमांड की बात करते हैं, उस टाइम बाकी फैक्टर्स जैसे कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जैसे इनकम, जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस, ये सब क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बट प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन चेंज, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, प्राइस एंड डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, कि ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। किसके लिए, लॉ ऑफ डिमांड के लिए। अगर लॉ ऑफ डिमांड में आप लोगों को प्रॉब्लम है या फिर डिमांड बेसिकली इस पूरे चैप्टर में ही प्रॉब्लम है तो बताना, ये पूरा चैप्टर का क्लास हम अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, बेसिक अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इंक्लूड। अब बेसिक अजम्पशन में क्या है, सिंपली कि बाकी सारे के सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ऑप्शन देखो, प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स शुड चेंज, नहीं, ये तो बेसिक अजम्पशन हो ही नहीं सकता। देयर शुड बी सब्सटीट्यूट फॉर द कमोडिटी, नो, द कमोडिटी शुड नॉट कन्फर एनी डिस्टिंक्शन, द डिमांड फॉर द कमोडिटी शुड नॉट कॉन्टिन्यूस। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, जनरली डिमांड कर्व हैव नो डाउट नेगेटिव स्लोप। नेक्स्ट, द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली वेयर अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड, हम लोग इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर वो सिर्फ प्राइस के साथ चेंज हो रहा है, बाकी फैक्टर्स के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एक डिमांड कर्व पे मूव करेगा, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसको हम लोग कहते हैं बोथ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर। बट अगर वो प्राइस कॉन्स्टेंट होता और बाकी फैक्टर्स चेंज होते, तो उस केस में हम लोग कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व। Next, when the quantity demanded of a commodity rises due to a fall in price, it is called, अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो कमोडिटी की है वो बढ़ रही है, किसकी वजह से, प्राइस के घटने की वजह से। तो खुद देखो, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा, और यहाँ पे हम लोग डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि डिमांड का क्या हो गया, एक्सटेंशन। क्लियर, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। When the quantity demanded falls due to a rise in price, it is called, अब देखो यहाँ पे बोला है कि डिमांड घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, तो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, घट गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर। हम एक क्लास अपलोड कर देंगे जहाँ पे हम डिमांड को प्राइस के साथ एंड अदर फैक्टर्स के साथ कंपेयर करके किस तरीके से उसका डिमांड कर्व बनता है और किस तरीके से एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज होता है, वो भी बता देंगे, सो दैट आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस हो गया है, जिसमें 8 क्वेश्चंस इरेलेवेंट थे तो वो हमने स्किप कर दिए हैं, वो हम पीडीएफ से भी स्किप कर देंगे। बट क्वेश्चन नंबर मेरा ऐसे ही चलेगा, 68 के बाद डायरेक्टली 76 क्वेश्चन नंबर होगा, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में भी आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके पढ़े हुए हैं, बट जब एमसीक्यूज आते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए सारे एमसीक्यूज आप प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाना, सो दैट जैसे आप क्वेश्चन देखो आप तुरंत टिक कर पाओ। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।